Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. एक ऐसा राज्य जहां इतिहास की कड़ियों के बीच बंधी है हमारे खाने की कहानी। एक ऐसा बाजार जहां दिन में जेवरों की चमक और रात में चाट का चटोरापन दम भरता है। एक ऐसी रियासत जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में मंदिरों और घाटों की पुनः स्थापना की। एक ऐसा राजवंश जिसने अपना इतिहास कैद रखा है देग से निकले पकवानों में, और कहानियां कई ऐसे खानों की जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तान के बीच में स्थित राज्य मध्य प्रदेश वो हिस्सा है इस देश का जहां 30,000 साल पुरानी भीमबेटका गुफाओं में मानव इतिहास के पग चिन्ह देखने को मिलते हैं, जहां खजुराहो जैसे मंदिर और उज्जैन जैसे तीर्थ यहां के नक्शे पे बिछे हैं, और इंदौर और भोपाल जैसे शहर अपने इतिहास और तहजीब से इस राज्य को अलग पहचान देते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ की चित्रित शैल गुफाएं, पचमढ़ी की एवं मध्य प्रदेश के कई अन्य भागों में 10,000 से लेकर 1,00,000 साल ईसा पूर्व तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव था। मध्य प्रदेश हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में एवं एक विकसित राज्य के रूप में उपलब्ध रहा है। मुगलों के समय एवं मुगलों के उपरांत मध्य प्रदेश छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतों का केंद्र रहा। कुछ अपने आप में एक राज्य की तरह थी, जैसे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा। इन रियासतों का प्रभाव एवं सम्मिश्रण पूरे मध्य प्रदेश में आज तक देखने को मिलता है। जहां तक बात रही यहाँ के खाने की, तो कई मिली-जुली संस्कृतियों की छाप हमें यहाँ देखने को मिलती है, और इंदौर का खाना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मशहूर है। और इस खाने का विकास हुआ यहां राज करने वाले होलकर घराने के दौरान। ऐतिहासिक दृष्टि से 18वीं सदी की रानी अहिल्याबाई होलकर देश भर में जानी जाती हैं सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों की पुनः स्थापना की वजह से। मगर इंदौर और महेश्वर के बीच इस राज घराने का असर यहां के खाने पीने और रहन सहन पे भी पड़ा। जो होलकर राजघराना है उसकी अहमियत ये है कि वो हिंदुस्तान की रियासतों में ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत जल्दी एक वेस्टर्न आउटलुक खाने पीने पहनने के बारे में अपना लिया, और कुछ उनकी जो चहेती महिलाएं रनवास में होती थी वो विदेशी थी। तो हिंदुस्तानी खाने को खूबसूरती के साथ पेश करने की जो कला थी वो इंदौर में विकसित हुई, और खाने पीने का शौक़ था। विदेश में बहुत रहते थे इंदौर के महाराज होलकर, तो वहाँ का इन्फ्लुएंस कि थोड़ा फ्रेंच थोड़ा ब्रिटिश उनके दस्तरखानों में झलकने लगा। अंग्रेजी शासन में भी खुशहाल रहने वाले होलकर राजघराने की रसोइयों में कई तरह के नायाब पुलाव, रायते और साग की महक ऐसी उठी कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। मगर भुट्टे को ले यहां पकी एक डिश, भुट्टे की खीस, होलकर मेहमान नवाजी और उनके खाने की शोहरत को देश के बाकी राजघरानों तक ले गई। माना जाता है कि इस खीस की शुरुआत
मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में ही हुई और 19वीं सदी के बाद ही ये इंदौर पहुंची। भुट्टे का कीस विशेषता इंदौर की एक विशेषता है। ये अन्य शहरों में उपलब्ध नहीं है। वैसे तो इंदौर में मौसमी खाने का एक प्रचलन है और एक बहुत बड़ी परंपरा है। भुट्टे का कीस उसको कीस के घी या तेल में सेक के उसके बाद बनाया जाता है। खीस के अलावा होलकर राजघराने ने इंदौर को तोहफा दिया सर्राफा बाजार का, जो दिन में तो गहने और हीरे जवाहरात का बाजार था, मगर शाम ढलते ही यहाँ एक मजमा लगता स्ट्रीट फूड का, जिसकी शोहरत आज भी कायम है। तो हीरे जवाहरात बेचने वाले दुनिया भर से यहाँ पहुँचते थे। अच्छी कीमत उन्हें मिलती थी और मनपसंद मर्जी फरमाइश के अनुसार जेवरात बनाने के लिए जौहरी यहाँ बैठने लगे। तो सारा काम जड़ाऊ होता था, नुमाइशी होता था, फरमाइशी होता था और चूँकि फ़ायदेमंद था तो जगह जगह से लोग आकर यहाँ बसने लगे। और जब ये एक बार बस गया तो बाकी लोग भी यहाँ तमाशबीन आते थे कि बाज़ार से निकले थे, ख़रीदार नहीं थे, जवाहरात नहीं ख़रीदते थे, मगर कुछ न कुछ करते थे। आज जो होता है, हम मॉल में जाते हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदते कम हैं, मगर फूड कोर्ट पे जाके कुछ खा पी के निकल आते हैं। तो जो लोग वो महंगे हीरे जवाहरात नहीं ख़रीद सकते थे, वो यहाँ जब नुमाइश देखने निकलते थे तो कुछ न कुछ खाते चना चबैना करते थे। और फिर ये हुआ कि ये दस्तूर बन गया कि शाम को जब दुकानें जौहरियों की बंद होंगी तो उनके सामने वाली जगह पर फड़ पर ये खाना बनाने वाले अपने अपने खोमचे या छोटे छोटे ठिये लगा लेंगे। मज़ेदार चीज़ ये है कि लखनऊ हो, बनारस हो, दिल्ली हो, वहाँ चाट या तो दोपहर में व्यापारी खाते थे या घर की औरतें खाती थी, जो समय थोड़ी फुर्सत पाती थी, बाहर निकल कर बातचीत कर सकती थी। यहाँ धीरे धीरे ये क्रम बन गया कि रात के 12 बजे 1 बजे तक ये सराफा बाज़ार या खाऊ गली गुलजार रहती है और जो लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं वो अपने मेहमानों को एक तमाशा दिखाने और कुछ चखवाने के लिए यहाँ लाते हैं। और फिर हाल ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करते एक एक चीज़ चखते हैं 4, 6, 8 दुकानों में, कहीं खीस, कहीं पोहा, कहीं बासुंदी, कहीं समोसे, कहीं खिचड़ी, कहीं कुछ, कहीं साबूदाना बड़ा। तो आप जब तक घर पहुँचते हैं रात के खाने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती। और जहां होलकर शाही रसोइयों में भुट्टे को ले उसकी खीस बनाई जाती थी, सर्राफा बाजार की गलियों में इसी भुट्टे को ले तैयार किए जाते हैं तले हुए पकौड़े, जो दिन रात एक समान शौक से खाए जाते हैं। जिस भुट्टे से ये पकौड़े या खीस बनाई जाती है वो असल में एक दक्षिण अमेरिकी फसल है, जो हिंदुस्तान में 16वीं सदी से भी पहले से खाया जा रहा है। भुट्टे के पकौड़ों के अलावा हर तरह की चाट का स्वाद सर्राफा बाजार में चखने को मिलता है। मगर सर्दियों में यहां मिलने वाले गराडू का स्वाद चखने लोग यहां देश के कोने कोने से आते हैं। गराडू सर्दियों के मौसम में खाने वाला इंदौर का एक बड़ा लोकप्रिय एवं पॉपुलर स्नैक है। गराडू एक जिमीकंद की तरह रूट है जिसको फ्राई करके एवं एक विशिष्ट मसाले को उस पर छिड़क के सर्व किया जाता है। गराडू पे डलने वाला ये मसाला बनता है अमचूर, काले नमक, काली मिर्च और कई पिसे हुए गरम मसालों के साथ, और ये मसाला इस डिश के स्वाद को दोगुना कर देता है। इतने तले हुए खाने के साथ सर्राफा बाजार की इन गलियों में मीठे और तीखे खाने की भी भरमार है। चाहे वो रात को खाई जाने वाली दूध जलेबी हो या दिन भर मिलने वाले दही बड़े, स्वाद के कई रंग देखने को मिलते हैं इन गलियों में। सर्राफा बाजार का ये सफर अधूरा है जोशी जी के दही बड़े चखे बिना, और जितने चटपटे इनके दही बड़े हैं उतना ही जायका लोग लेते हैं इनकी चटपटी बातों का। जंगल में हिरण बैठे रहते हैं और शेर करीब आता है तो वो बैठे रहेंगे क्या? उछल उछल के भागते हैं, मालिक आ गए तो मालिक आते हैं तो उछालता हूँ मैं। ये जो दही बड़े की दुकान है ना हमारी, ये हमारे दादाजी ने लगाई थी। उस दुकान को 65-70 साल हो चुके होंगे। इंदौर के खाने का स्वाद सिर्फ होलकर शाही रसोई या सर्राफा बाजार की गलियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कई छोटे छोटे ठिकाने और तहसील हैं जिनके अपने अलग पकवान हैं। ऐसा ही एक शाही परिवार है जमींदार का। मेरे पास में जो पुराने जो
फरमान है मुग़ल बादशाह के और जो पुराने मेरे जो कागज़ात हैं उनसे, उनके अध्ययन से मुझे ये पता लगा कि मेरे पूर्वज यहाँ 1704 के पूर्व से यहाँ पर थे और ये सारी जो मालवा की जो रियासत जो थी, जो उज्जैन परगने के अंदर आती थी, सूबा जो उज्जैन था वो परगना कंपेल था और कंपेल के नीचे इंदौर था। ये पूरा प्रदेश उनके अधीन था। जमींदार परिवार आज भी अपने पुश्तैनी पेशे खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहा है और इसका असर इन लोगों के खाने पे भी देखने को मिलता है। जहां देश भर में राजा, सूबेदार और ठिकानेदार मांस मच्छी बेहिचक खाते हैं, जमींदार रसोइयों में आज भी सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिलता है। और इनकी एक खास डिश जो शायद देश में कहीं और खाने को ना मिले, वो है चावल और गन्ने के रस से बना रसाल। गन्ना जो है मालवा में काफ़ी पैदा होता है और पुराने ज़माने में शक्कर तो होती नहीं थी, तो गुड़ ही उसका सब्स्टिट्यूट था। और जब पहली बारिश होने के बाद में ठंड चालू हो जाती है तो ठंड में गुड़ का सेवन किया जाता है। आज भी हमारे यहाँ पर परिवारों में गुड़ का सेवन काफ़ी मात्रा में ठंड के दिनों में अधिकतर होता है। जब ठंड के अंदर कहीं भी किसानों के यहाँ गुड़ का बनना चालू होता है तो गुड़ जब बनता है तो उस वक्त वो गन्ने का रस को एक कढ़ा में उबाला जाता है और जब वो उबलता रहता है तो उस वक्त वो गन्ने का रस को वहाँ से लेके आते हैं घर में और चावल गला के रखते हैं। फिर चावल का पानी नितार के वो चावल को हम गन्ने के रस के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे तक उसको उबलने दिया जाता है, बहुत धीमी आंच के ऊपर, कि जिससे वो सारा रस चावल के अंदर एक हो जाए। और फिर उस जो चावल को पहले गणपति को नैवेद्य बता के उसके बाद में उसके ऊपर आप जैसे बादाम, पिस्ता ये उसमें डाल के और फिर उसको खाया जाता था। जिस गन्ने से ये रसाल बनता है वो असल में ऑस्ट्रेलिया के पास के टापू पापुआ न्यू गिनी की फसल है और हिंदुस्तान में इसके इस्तेमाल का सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलता आ रहा है। रसाल के अलावा जमींदार घराने की एक डिश जिसकी जड़ें अरबी डिश हरीस में मिलती हैं, वो है खिचड़ा। जहां महाराष्ट्र में खिचड़ा और हैदराबाद में हलीम गोश्त के साथ पकाया जाता है, वहीं जमींदार इसे बनाने के लिए गेहूं, काले चने, गुड़ और घी का इस्तेमाल करते हैं। जब गेहूं और चना आता था ये फरवरी के माह में कट के आता था, क्योंकि जो गेहूं और चने की बोनी होती थी हमारे यहाँ अक्टूबर में हो जाती थी और जब ये कटने का समय आता था तो जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये कट के आता था। तो सारे गांव के जो हमारे पटेल थे वो सारे हमारे यहाँ इकट्ठे होते थे और अपना जो अनाज, जो गेहूं, चना, अलसी ये लेके आते थे और फिर उसको एकत्रित करके उसको गला के एक बहुत बड़े भगोने के अंदर उनको उसका खिचड़ा एक बनाया जाता था और फिर वो खिचड़े को प्रसाद के रूप में देवी को नैवेद्य लगा के और फिर बाद में सारे गांव वालों को ये वितरित किया जाता था। ये एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। एमपी के खाने की कहानी अधूरी है जब तक बात ना हो दाल बाफला की। बाटी या लिट्टी की तरह बनने वाला ये बाफला तैयार होता है गेहूं और मक्के के आटे से और मध्य प्रदेश में इसे अरहर या उड़द की दाल के साथ खाया जाता है। दाल बाटी की ही तरह दाल बाफला भी सफरी खाना था जो व्यापारी अपने संग ले जाते क्योंकि ये हफ्ते 10 दिन तक खराब नहीं होता था। चाहे वो सादगी भरा दाल बाफला हो, जमींदार घराने का शाकाहारी खाना, सराफा बाजार का चटोरापन या होलकर शाही रसोइयों में बने पकवान, स्वाद की कई परतें हैं मध्य प्रदेश के खाने में जो अपने साथ जोड़े हैं
इस राज्य का इतिहास। मध्य प्रदेश के खाने के ये अलग रंग और स्वाद एक एक कर अपनी तह खोलते हैं खाने के शौकीन लोगों के लिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी जगह के खाने या वहां की क्विजीन के विकास के पीछे एक अहम भूमिका होती है वहां राज करते घरानों की। और एमपी के खाने पे ऐसा असर देखने को मिलता है भोपाल में रहने वाले जहांनुमा घराने का, जिनके पुरखे कभी यहां राज किया करते थे। अफगानिस्तान में अपनी जड़ें पाने वाले जहांनुमा घराने की रसोइयों में कई ऐसे पकवान पकते थे जिनकी रूह और स्वाद की शोहरत देश के कोने कोने में फैली। यखनी पुलाव होता था, शामी कबाब होते थे, खास एक किस्म से बनते हैं, भोपाल में पसंद है, वो हुआ करते थे। जहांनुमा घराने की एक डिश जिसके स्वाद का मुकाबला शायद देश की कोई और शाही रसोई ना कर पाए, वो है भोपाली पसंदे। पसंदे असल में एक मुगलिया डिश है जो बगैर हड्डी के गोश्त के साथ बनाई जाती थी। और जहां उत्तर भारत में बनने वाले पसंदे तरीनुमा डिश की तरह तैयार होते हैं, भोपाली पसंदे बिना करी के पकाए जाते हैं। भोपाली पसंदे अंडरकट मीट के बनते हैं और वो उनको मैरिनेट किया जाता है। उनमें तली हुई प्याज डलती है, उनमें भुने हुए चने डलते हैं, उनमें और मसाले वगैरह लगाए जाते हैं, स्पेशल खोपरा डलता है, बादामें डलती हैं। ये सब डल के पिस के उनको रात भर लगा के रखते हैं और फिर उनको धीमी आंच पे पकाया जाता है। पसंदों के अलावा एक और मुगलिया डिश जो जहांनुमा रसोइयों ने उत्तर भारत से उधार ली, वो है दाल गोश्त। माश, मसूर या उड़द की दाल में कोयले की मध्यम आंच पे पके गोश्त का स्वाद ऐसा आता है कि इसको खा पेट भले ही भर जाए, पर नियत का भरना मुश्किल है। और माना जाता है कि इस डिश का विकास हुआ दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन के दौरान, जब आम लोग गोश्त बड़ी मात्रा में नहीं खरीद पाते और एक बड़े परिवार का पेट भरने के लिए इसमें दाल मिलाई जाती। राजा और नवाबों के दौर में पसंदे और दाल गोश्त के अलावा फारसी नस्ल का यखनी पुलाव भी भोपाल की शाही रसोइयों में दम भरता था। यखनी एक सूप को कहते हैं। एक सूप बनाया जाता है गोश्त की बोटी से। उसमें एक पोटली बनाई जाती है सौंफ की और धनिए की। गोश्त में अदरक, लहसुन और प्याज ये डाला जाता, थोड़ा गरम मसाला। यखनी उसको चावल के साथ मिलाया जाता और फिर उस पर उसको दम कर देते हैं, तो उसके साथ पकता है। आज भले ही इन महलों और इन रसोइयों का वो दौर ना हो, मगर हिफाजत से संभाले इन शाही खानों के नुस्खे जब भी एक देग में पकाए जाते हैं तो कोयले की आंच के साथ जी उठता है वो गुजरा वक्त, जब राजा और उनकी रसोइयों में खाने के साथ कई कहानियां भी पकती थी। एमपी का खाना उतना ही मशहूर है जितने खजुराहो के मंदिर और महाकाल की नगरी उज्जैन। और एमपी के इस खाने पे एक गहरा प्रभाव है सदी दर सदी यहां उभरे और उजड़े छोटे बड़े राज्य और रियासतों का। बघेल खंड में स्थित रीवा रियासत ऐसी ही रियासत है
जो कई सौ सालों से अपने खाने के इतिहास को संभाले रखे हैं। बघेलों का जो इतिहास है वो गुजरात से शुरू होता है। जब गुजरात में हम लोग थे तो हम लोग सोलंकी कहे जाते थे और आज भी वहाँ सोलंकी राजपूत हैं। लेकिन एक टुकड़ी जो वहाँ से यहाँ आई और यहाँ पर आकर बस गई, पहले बांधवगढ़ में और उसके बाद यहाँ रीवा में, तो हम लोग वो वंश के लोग हैं और यहाँ आने पर हम लोग बघेल कहलाए गए। बघेल खंड में शिकार के दस्तूर से जन्म हुआ बघेली चिकन का गोश्त हुआ करता था, शिकार गोश्त। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे महाराजा वेजिटेरियंस भी हो गए, तो चिकन की डिश उन्होंने थोड़ा बहुत पसंद करी। तो बघेली चिकन में हम एक अलग प्रकार से गरम मसालों को डालते हैं, पहले उनको रोस्ट करते हैं और उसके पहले बघेली चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। तो ये ज़रूर स्मरण रहे कि इसको अच्छे देसी घी में अगर आप बनाएंगे तो इसका स्वाद बेहद बहुत अच्छा रहेगा। बघेली चिकन के अलावा 5 दालों के मिश्रण से बनी एक दाल इंद्राहार भी बघेल खंड की खासियत है। ये दाल अपने स्वाद और पाक शैली में गुजरात और राजस्थान में मिलने वाली दाल पंचमेल से काफी मिलती जुलती है। कहते हैं ना कि जथा नामा तथा गुणा, तो इंद्र का आहार है जो जहाँ इंद्र भगवान जिसको खाते हैं। लेकिन यहाँ दालों की पैदावार बहुत होती है और ये पूरी डिश हमारी दाल से बनती है। सारी की सारी दालें उसमें समाविष्ट होती है। तुअर की होती है, चने की होती है, मसूर की होती है, ये सारी दालें हमारी मूंग की होती है और फिर सिलवट्टे में पीसते हैं। उसके बाद उसको फर्मेंट करते हैं पूरी रात। वो एक केक बनता है, उसको काट कर उसको फ्राई करते हैं और उसको चाहे आप कढ़ी में डाल दें, जो गुजरात की लेगेसी हमारी आई कि कढ़ी हम लेके आए, या उसको रिकमच बना दें और उसकी सब्जी बना दें, या उसको स्नैक्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत पौष्टिक ये डिश है। मध्य प्रदेश का खाना याद दिलाता है कि हमारे इतिहास का जीता जागता रूप मिलता है हमारे खाने में। खोलकर शाही रसोइयों में बने पकवान याद दिलाते हैं इंदौर के सुनहरे इतिहास की, और इसी सुनहरे इतिहास का अक्स हर शाम जी उठता है सर्राफा बाजार में, जहां नुमा शाही रसोइयों में पके पकवान एक कहानी कहते हैं उस सफर की जिसके रास्ते फारसी और मुगलिया खाना देश के कोने कोने में पहुंचा। ये थी कहानी मध्य प्रदेश के खाने की।